बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो शॉर्ट स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर पार्ट बे द स्क्रिवेनर बाय हरमन मेलविल। बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है। इस पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी है जिसमें मैंने टाइटल सिग्निफिकेंस, शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ हरमन मेलविल और की पॉइंट्स और इसकी जो सेटिंग है उसको डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम करेक्टर्स, समरी, थीम्स और सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला करेक्टर है हमारे पास द लॉयर। यही लॉयर जो है नरेटर भी है और ये एक अननेम्ड नरेटर, इसका नाम मेंशन नहीं किया गया है स्टोरी में। और ये एक स्मॉल ऑफिस जो है अपने इसने खोली होती है कहाँ पे, वॉल स्ट्रीट में। वॉल स्ट्रीट एक ऐसी जगह है, इसको ऑलरेडी मैंने सेटिंग में डिस्कस किया था कि जहाँ पे ये जो फाइनेंशियल सेंटर है किसका, अमेरिकन इकोनॉमी वगैरह जहाँ पे इसकी एक्सपेंशन होती है। ही इज़ इनिशियली पोर्ट्रेड एज अ सिंपैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉयर टूवर्ड्स हिज एम्प्लॉयज़। तो ये क्या है, ये एक सिंपैथेटिक है, मींस अपने जो एम्प्लॉयज़ है इसके, जो स्क्रिवेनर्स हैं, इनके साथ इसका ताल्लुक बहुत अच्छा होता है, इंक्लूडिंग बार्ट बे, ये भी इसका जो है एम्प्लॉय होता है। हाउएवर एज द स्टोरी प्रोग्रेस द नरेटर बिकम्स इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेटेड एंड परप्लेक्स्ड बाय बार्ट्स बेस स्ट्रेंज बिहेवियर। किसी के लाइक जब वो सख्त बनता है तो उसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स होती है। सेम टू सेम जब ये फ्रस्ट्रेटेड रहने लगते हैं, परफ्लेक्स्ड रहने लगते हैं, तो उसकी मेन वजह क्या है, बार्ट बेस की जो स्ट्रेंज बिहेवियर है उसकी वजह से ये जो है फ्रस्ट्रेटेड रहने लगते हैं। ही स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड एंड डील विद बार्ट्स बेस पैसिव रेजिस्टेंस टू हिज रिक्वेस्ट। ये कोशिश करता है कि उसके बिहेवियर को समझ सके, लेकिन जो करेक्टर हमारे पास है बार्ट बे, ये जो है लाइक हमेशा जो है ऑकवर्ड वे में बिहेव करता है। उसके बाद है हमारे पास बार्ट बे, ये जो है न्यू एम्प्लॉय है, किसके साथ काम करता है, उसी वकील के साथ, जो नरेटर है उसके साथ, उसके न्यू ऑफिस में काम कर रहा है। ही इज़ अ स्क्रिवेनर। स्क्रिवेनर का मतलब है एक ऐसा शख्स जो लॉयर के अंडर काम करता हो और वो उन डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करता है जो उसको दिया जाता है। लाइक यहाँ पे जैसे इन्होंने मेंशन की है कि प्रोफेशनल कोपिस्ट है या लीगल जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसकी जो है कॉपी वगैरह करके लाइक जो उसके जो वकील होता है ना, मतलब उसके अंडर जो काम करता है वकील, कोई भी काम सौंपता है तो वो उसको प्रॉपरली करता है, प्रूफ रीडिंग वगैरह करता है। सिर्फ जो लॉयर्स के काम होते हैं वो वही कर सकता है। Bartleby is initially a diligent and efficient worker, but he soon starts to refuse to do any work beyond his basic duties, often responding with the praise I would prefer not. ये important phrase है, ये पूरे जो है लाइक जो शॉर्ट स्टोरी है उसमें यूज़ होता रहेगा। ये स्टार्ट में जब आता है, जब ये लॉयर के साथ काम करने लगता है तो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब भी लॉयर इसको कुछ कहता है, मीन जो नरेटर होता है, जब भी इससे कोई काम का कहता है तो ये आगे से क्या कहते हैं कि आई वुड प्रेफर नॉट टू, कि मैं मतलब ये नहीं कर सकता। हर काम में यही कहता है। ही बिकम्स इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड एंड पैसिव। और यही बार्बे जो है फिर आखिर में क्या बन जाता है, आइसोलेटेड रहता है और पैसिव रहता है। पहले एक्टिव था, अब पैसिव रहने लगा है। पैसिव मीन्स सुस्त। इवेंचुअली रिफ्यूजिंग टू लीव द ऑफिस ऑल टुगेदर। आखिर में ये कहता है कि मतलब ये इनकार भी करता है, जब इसका जो लॉयर होता है, मीन जो नरेटर होता है, वो इसे कहता है कि आपने ये ऑफिस छोड़नी है, तो ये आगे से इनकार करता है, आई वुड प्रेफर नॉट टू। आगे से फिर यही प्रेज वो यूज़ करता है कि आई वुड प्रेफर नॉट टू। फिर हमारे पास जो करेक्टर है वो है टर्की। टर्की इज़ अनदर स्क्रिवेनर हु वर्क्स इन द नरेटर्स ऑफिस। स्क्रिवेनर का मैंने बता दिया कि एक ऐसा शख्स जो लॉयर के अंडर काम करता है और वो उन डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करता है जो इसको दिया जाता है। तो ये भी उसी लॉयर के साथ काम करता है उसके ऑफिस में। ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज बीइंग प्रोडक्टिव। ये भी प्रोडक्टिव होता है इन द मॉर्निंग टाइम्स बट बिकमिंग इंक्रीजिंगली ड्रंक एंड अनरिलायबल एज द डे गोज़ ऑन। और ये तकरीबन 60 ईयर्स का है, मतलब ये बिल्कुल उस वकील की तरह है, एज में बड़े हैं और शॉर्ट हाइटेड हैं। और मॉर्निंग टाइम जो है ये प्रोडक्टिव होते हैं, जैसे ही लंच ये कर लेते हैं क्यों तो ये सुस्त पड़ जाते हैं। उसकी मेन वजह क्या है, क्योंकि ये एक ड्रिंकर है, ड्रिंक वगैरह करता है। ही इज़ कंट्रास्टेड विद द करेक्टर ऑफ नाइपर्स हु इज़ प्रोडक्टिव इन द आफ्टरनून्स बट इरिटेबल इन द मॉर्निंग्स। फिर दूसरा जो एक करेक्टर आगे हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम है नाइपर्स। ये जो है फिर जैसे ये आफ्टरनून टाइम जो है ये वीक पड़ जाता है, मतलब काम नहीं कर सकता टर्की, फिर ये जो नाइफर्स है ये काम करने लगता है। मींस ये कंट्रास्ट शो की गई है इन दोनों करेक्टर्स के बीच। सुबह ये काम करता है, दोपहर को फिर ये काम करता है, और ये भी एक स्क्रिमिनर्स है, ये नाइपर्स। ये यहाँ पे इसको मेंशन किया है मैंने
नाइपर इज़ अनदर स्क्रिवेनर इन द ऑफिस, ये भी एक स्क्रिवेनर है, उसी ऑफिस में काम करते हैं जहाँ पे वो वकील होता है। ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज बीइंग प्रोडक्टिव इन द आफ्टरनून्स बट इरिटेबल इन द मॉर्निंग्स। जैसे वो बंदा सुबह टाइम काम करता है, मीन जो टर्की है वो सुबह टाइम काम करता है, प्रोडक्टिव रहता है, एक्टिव रहता है। जो नाइपर्स है वो आफ्टरनून टाइम जो है लाइक प्रोडक्टिव रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। ही इज़ आल्सो प्रोन टू फिजिकल डिस्कम्फर्ट सच एज इंडाइजेशन एंड अ बैड बैक पेन। तो इसको डाइजेशन के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, इसी तरह इसको जो है लाइक जो कमर दर्द है वो भी होती है। नाइपर्स एंड टर्की ओपन बाइकर एंड आर्ग्यू विद ईच अदर 20, ये जो है हमेशा एक दूसरे के साथ जो है बहस करते हैं। और इसकी जो एज है नाइपर्स की, ये 25 या 21 ईयर्स ओल्ड है। फिर उसके बाद है हमारे पास करेक्टर द लैंड लॉर्ड। द लैंड लॉर्ड इज़ द ओनर ऑफ द बिल्डिंग वेयर द नरेटर्स ऑफिस इज़ लोकेटेड। ये नरेटर का जो जहाँ ऑफिस होता है, ये वहाँ उस जगह का ओनर होता है। ही इज़ इनिशियली पोर्ट्रेड एज बीइंग फ्रेंडली एंड एकोमोडेटिंग टूवर्ड्स द नरेटर एंड हिज एम्प्लॉयज़। तो इसको भी स्टार्ट में ऐसा शो किया गया कि ये जो नरेटर है, मतलब जो वकील है, उसके साथ इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, और इसके जो वकील की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ भी इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। बट ही बिकम्स इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेटेड विद बार्टल्बे प्रेजेंस इन द ऑफिस एंड ही डिमांड दैट द नरेटर डू समथिंग अबाउट इट। तो जैसे ये करेक्टर है, ये जो है प्रोटोगनिस्ट है बार्टलबे, तो इसकी वजह से जो है इसके बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं। जिस तरह जो लॉयर था वो फ्रस्ट्रेटेड रहने लगता है बार्टलबे से, इसी तरह ये भी जो है फ्रस्ट्रेटेड रहने लगता है, और ये जो है वकील से डिमांड करता है, जो नरेटर है उससे डिमांड करता है कि इसका कुछ किया जाए। फिर हमारे पास जो है जिंजर नट। जिंजर जो है ये एक ऑफिस बॉय है जिसकी एज 12 ईयर्स है। जैसे ऑफिस में कोई चाय लाना वगैरह या फाइल वगैरह लाना, तो ये इसका काम होता है ऑफिस बॉय का। तो ये जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड है। ये सारे करेक्टर्स हैं। बाकी इसकी समरी की तरफ आते हैं। देखो, मैंने एक चीज़ भी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि स्क्रिवेनर जो वर्ड है ये समझना है अपने को। स्क्रिवेनर एक ऐसे शख्स या एक ऐसा शख्स जो लॉयर के अंडर काम करता हो, या और उनको डॉक्यूमेंट्स को, मतलब उनको डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है कि वो जो मतलब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको कॉपी करता है, जो उसको दिया जाता है, जो डॉक्यूमेंट्स उसको दिया जाता है वो उसको कॉपी करता है। अब इसकी अगर इंग्लिश में डेफिनेशन देखे स्क्रिवेनर की, समवन हुज जॉब इन्वॉल्व राइटिंग डॉक्यूमेंट्स और डीलिंग विद रिटन लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये आप कह सकते हैं कि प्रोफेशनल और पब्लिक कॉपीस्ट। ठीक है, ये जो है स्क्रिवेनर, ये इसका मतलब है। ये स्टोरी की जो है मेन वजह मिड 19 सेंचुरी में अमेरिकन इकोनॉमी की एक्सपेंशन को ज़ाहिर करना था कि 1817 में जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बुनियाद रखी गई तो इसे बहुत पॉपुलैरिटी मिली और ये बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगी। फिर 1844 में जब टेलीग्राफ आई तो टेक्नोलॉजी ने मज़ीद तरक्की की। मतलब उस वक्त जो है टेक्नोलॉजी ने जो है मज़ीद तरक्की करना स्टार्ट की। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और भी ग्रो करने लगा और लोगों ने अपना करियर तब्दील करना शुरू किया। लोग एग्रीकल्चर और फार्मिंग को छोड़कर जो क्लर्क वगैरह का काम होता है और टेबल चेयर वगैरह जो नौकरी होती है, जो ऑफिस का काम होता है, उसकी तरफ आने लगे। और लेकिन वही लोग फिर आइसोलेटेड महसूस करने लगे। अब फार्मिंग में क्या होता है, मतलब आपके साथ आप इतने आइसोलेटेड नहीं रहते, लेकिन जब आप टेबल चेयर तक रह जाते तो एक टेबल चेयर हो गए और एक आप हो गए तो क्या होगा, अपने आप को आइसोलेटेड ही फील करोगे। तो इसी तरह फिर लोग जो है आइसोलेटेड महसूस करने लगे। अब कहानी की शुरुआत होती है 1850s में न्यूयॉर्क की एक प्लेस वॉल स्ट्रीट के एक लॉ ऑफिस से। और एक अननेम नरेटर बयान करता है। ये नरेटर बूढ़ा आदमी है और एक लॉयर है। ठीक है, ये नरेटर क्या है, ये एक लॉयर है जो बताता है कि उसके ऑफिस में बहुत सारे स्क्रिवेनर्स काम करते थे। ठीक है, स्क्रिवेनर्स का मैंने मतलब बता दिया, जो प्रोफेशनल कोपिस्ट होता है। और उनमें एक बार्टलबे भी है। ठीक है, उनमें एक बार्टलबे थी। बार्टलबे ये जो है बार्टलबे ये इसके साथ काम करता है, ये भी एक स्क्रिवेनर है। और बार्टलबे के ऑफिस ज्वाइन करने से पहले लॉयर के ऑफिस में ऑलरेडी बहुत सारे स्क्रिवेनर्स काम करते थे, जिनमें एक टर्की जो लॉयर की ही एज का था, और ये एक बूढ़ा और शॉर्ट हाइटेड आदमी था। टर्की एक ड्रिंकर था, इसलिए वो लंच से पहले ही एक्टिव होके काम करता था, प्रोडक्टिव रहता था। लंच के बाद वो कुछ नहीं कर पाता था। फिर एक 25 साल का नौजवान जो लाइक 21 ईयर्स कह सकते या 25 ईयर्स, और उसका नाम जो है नाइफर था, जो सुबह के वक्त कोई काम नहीं कर पाता था और ये लंच के बाद जो है एक्टिव और प्रोडक्टिव होता था।
फिर जो है हमारे पास एक जो करेक्टर दूसरा आता है वो है गेंगर नट, जो 12 साल का लड़का था और ये ऑफिस बॉय था। लॉयर बताता है कि इन तीनों के अलावा उसे एक और स्क्रिवेनर्स की ज़रूरत थी। ठीक है, लॉयर क्या बताता है कि इन तीनों के अलावा इसे एक और स्क्रिवेनर्स की ज़रूरत थी। तो लॉयर ने एक एड दी कि उसे एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है और इस तरह बार्टलबे की सिलेक्शन हो जाती है। किसकी सिलेक्शन हो जाती है? बार्टलबे की सिलेक्शन हो जाती है। ये जो बार्टलबे है ये एक काम और जेंटलमैन था। शुरू में बार्टलबे भी एक बेहतरीन एम्प्लॉय के तौर पे साबित हुआ, बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा काम करता था। लेकिन जब इसके बॉस ने इसे कॉपी दी, मतलब कोई डॉक्यूमेंट दी और कहा कि इसकी प्रूफ रीडिंग करो, तो इसने कहा आई वुड नॉट प्रेफर टू डू, आई वुड नॉट प्रेफर नॉट सॉरी आई वुड प्रेफर नॉट टू। ये फ्रेज़ जो है ये यूज़ करता था, जैसे यहाँ पे लिखा है आई वुड प्रेफर नॉट टू, यानी वो ये काम नहीं करेगा। ऐसे लॉयर को लगा कि शायद इसने सुनने में गलती हुई है, मतलब इसे सुनने में गलती हुई है। लॉयर ने फिर बात दोहराई। अगेन बार्टलबे ने कहा आई वुड प्रेफर नॉट टू। अब लॉयर बहुत सोचता है उसे फायर कर दिया जाए, मतलब उसे नौकरी से फारिग किया जाए, उसे निकाला जाए। लेकिन बार्टलबे बहुत तेज़ी से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स करता था, लिहाजा लॉयर जो है बार्टलबे को फिर भी रख लेता है। एक दिन संडे को लॉयर चर्च की तरफ जा रहे होते हैं और वो ऑफ़िस में कुछ देर रुकने का फ़ैसला करता है। ऑफ़िस का दरवाज़ा लॉक था और जब लॉयर ने दरवाज़ा खोला तो देखा अंदर बार्टलबे अकेला बैठा था। ठीक है, अब ये जो है आइसोलेटेड था। बार्टलबे बताता है कि वो तन्हा महसूस कर रहा था, लिहाजा वो यही रुक गया। फिर बार्टलबे के जाने के बाद लॉयर को वहाँ से कुछ सामान मिलता है जो इस बात को ज़ाहिर करता था कि बार्टलबे यानी वीकेंड्स में रात को यही रुका करता था। लॉयर सोचता है कि शायद ये मेंटली सिक है और अगले दिन बार्टलबे को अपने ऑफिस में बुलाता है। इससे उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेता है, लेकिन बार्टलबे तब भी यही जवाब देता है आई वुड प्रेफर नॉट टू। ये फ्रेज़ आप लोगों ने रिमेंबर करनी है। ठीक है, तो ये आगे से फिर यही कहता है कि आई वुड प्रेफर नॉट टू। अब बार्टलबे सही से काम नहीं कर रहा था, तो लॉयर ने उसे $20 दे के फायर कर दिया, मतलब नौकरी से निकाल दिया कि जाके अपना इलाज कराओ। लेकिन बार्टलबे ने इस बार भी कहा आई वुड प्रेफर नॉट टू, और अगले दिन दोबारा ऑफिस आ गया। लॉयर ने जब दोबारा आने की वजह पूछी तो बार्टलबे ने कहा आई वुड प्रेफर नॉट टू लीव। ठीक है, अब लॉयर के पास दो ही ऑप्शंस थे, एक ये कि वो बार्टलबे को पुलिस के हवाले कर दे और दूसरा वो कि वो उसे नौकरी पर रख दे। लेकिन लॉयर ने उसको पुलिस के हवाले करने की बजाय उसे जो है दोबारा नौकरी पर रख लिया, लेकिन लॉयर उसको एक वैल्यूलेस एम्प्लॉय के तौर पे रहने देता है। अब लॉयर जो मैं बार बार लॉयर वर्ड यूज़ कर, ये नरेटर है। ठीक है, अब लॉयर जो है ऑफिस चेंज कर लेता है और बार्टलबे को पिछले ऑफिस में लैंडलॉर्ड के पास छोड़ देता है। ठीक है, ये लैंडलॉर्ड भी हमारे पास एक करेक्टर है, और ये लैंडलॉर्ड इसलिए क्योंकि ये जहाँ पर ये लोग रहते हैं ना, ये उसी बंदे का ऑफिस है, मतलब किराया शराया जो है इनसे लेता है। बार्टलबे को पुलिस के हवाले कर देता है। लॉयर को जब इस बात का पता चलता है तो सॉरी यहाँ से हमने लीव किया था कि लैंडलॉर्ड के पास छोड़ देता है और लैंडलॉर्ड जो है बार्टलबे को पुलिस के हवाले कर देता है। लॉयर को जब इस बात का पता चल जाता है कि लैंडलॉर्ड ने बार्टलबे को जो है पुलिस के हवाले कर दिया, तो वो फ़ौरन विज़िट करता है जेल, किससे मिलने? बार्टलबे से, और उसे कुछ रकम देता है। लेकिन बार्टलबे जो है ये भी लेने से इनकार कर देता है, वो रकम लेने से इनकार कर देता है और फर्श पर लेट जाता है। और इस तरह इसकी जो मतलब मौत होती है वो किस वजह से होती है? भूख की वजह से होती है। ठीक है, जैसे ही फर्श पर लेट जाता है और इस तरह इसको भूख की वजह से जो इसकी डेथ हो जाती है। और इससे पहले जो है जो क्या कहते हैं, ये जो जेल की इंतज़ामिया है वो इसे खाना शाना भी ऑफ़र करते हैं, लेकिन ये नहीं खाते। तो भूख की वजह से इसकी जो है हड्डियाँ भी नज़र आने लगी, और आखिर में जो है भूख की वजह से मीन्स स्टारवेशन, यहाँ पे मेंशन होगा वर्ड स्टारवेशन। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है उसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है। अब लॉयर यहाँ से जो है इसको मतलब वहाँ से जो है मूव करता है और आखिर में 2 सेंटेंस ये कुछ अल्फाज कह देता है कि बार्टलबे AHBARTLEBY बार्टलबे ह्यूमैनिटी,
HUMANITY, ये अल्फाज कह के स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी की समझ आई होगी। अब इसके थीम्स के अगर देखें, सबसे पहला थीम है आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। देखो इस पूरे स्टोरी में अगर देखा जाए तो कौन आइसोलेटेड है, कौन लोनलीनेस फील कर रहा है, एक ही बंदा है और उसका नाम है बार्टलबे। अब इसकी वजह नहीं बताई गई है हमें। हु सीम्स टू बी ड्रॉ फर्दर एंड फर्दर टू हिमसेल्फ एज स्टोरी प्रोग्रेस। ये बंदा जो है अपने आप में रहना चाहता है, दुनिया के साथ जो है कोई लेन देन, कोई बात, कोई गपशप वगैरह नहीं करना चाहता। इवन जो इसे वर्क्स दिए जाते हैं ये आगे से कहते हैं कि आई वुड प्रेफर नॉट टू। ये जो है एक फ्रेज़ है, तो इसको आप लोगों ने पेपर में ज़रूर लिखना है। फिर उसके बाद है रेजिस्टेंस टू अथॉरिटी। अब जो इसको इख्तियार दिया जाता है, यानी जो इसको कहा जाता है कि आपने ये काम करना है, तो ये आगे से फिर भी इनकार करता रहता है। तो मीन्स रेजिस्टेंस शो करता है, मुज़ाहमत शो करता है। इवन इसके जो लॉयर है, जो नरेटर है, वो इसे काम करने के लिए कहते हैं कि ये काम आपने करना है, तो ये आगे से रेजिस्ट करता है। ठीक है। इसी तरह क्लाइंट्स वगैरह की फिर बात आ जाती है, प्रेशर ऑफ हिज जॉब, तो ये जॉब वगैरह की बात आ जाती है। द dehumanizing efforts of modern society. The story can also be read as a commentary on the dehumanizing effects of modern society, particularly in the context of industrial revolution. एक तो जब टेक्नोलॉजी आई है तब से इंसान जो है उसकी वैल्यू भी ख़त्म होती जा रही है। इंसान को जो है लोग नहीं समझ पाते, क्यों? क्योंकि वो अपने कामों में इतने बिज़ी हो चुके हैं। इसी तरह ये बंदा जो है, अब इसको क्या प्रॉब्लम्स थी किसी को पता नहीं थे, बस सिर्फ इसका जो बॉस था, जो लॉयर था, जो नरेटर था, वो इससे अपना काम निकलवाता था। Bartles's mechanical approach to his work and his refusal to engage with others can be seen as reflection of the dehumanizing effects of modern work and society. जब ओबियसली जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो आप भी मतलब उन चीज़ों में मसरूफ़ हो जाते हैं और आपका इंटरेक्शन अपने लोगों से बहुत कम होता है, तो लोग आपको एक तरीके नहीं समझ पाते। इसीलिए कहते हैं कि अपने लिए और अपने लोगों के लिए टाइम निकाला करें, उनसे जो है बात किया करें, ताकि पता चले कि उनकी कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है आज के दौर में स्पेशली। मेंटल इलनेस एंड ब्रेकडाउन। द स्टोरी आल्सो टचेज ऑन द थीम्स ऑफ मेंटल। ये अगेन जो है बार्टलबे की बात की गई है, यहाँ मेंशन है। क्यों? क्योंकि बार्टल जो है इसको बारे में ये कहा जाता है कि इसको जो है मेंटल इश्यूज़ थे, मेंटल सिक था। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये जो था बिल्कुल सही था। उसकी मेन वजह ये थी कि ये जो था आइसोलेटेड फील करता था। फिर लोगों ने कहा कि भाई इसका हेल्थ इशू, स्पेशली जो इसका लॉयर था, जो नरेटर था, वो ये मैं कहता था कि ये मेंटल इलनेस है इसकी। कोई डिफरेंट क्वेश्चन रेज होते थे। द सर्च फॉर मीनिंग एंड पर्पज़। Finally, the story can be seen as a meditation to the search for meaning and purpose in life. Both the narrator and Bartleby are struggling to find a sense of purpose and fulfillment in their work and their lives, and their struggles reflect a different human search for meaning and significance in the face of an often indifferent and uncaring world. तो अगेन आप ज़िंदगी की तलाश, मतलब अपने आप को तलाश करना या ज़िंदगी को तलाश करना कि मैं हूँ, मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों हूँ। तो ये कौन सर्च कर रहा है अपने आप को? ये जो बार्टलबे है एक ये, और दूसरा जो लॉयर है। और इसी तरह ये जो है अपने आप को, जो बार्टलबे है वो अपने आप को फिर आइसोलेटेड रखता है ताकि इसको इस क्वेश्चन का जवाब मिले। और इस तरह इसको जवाब ना मिलने की वजह लोग जो है इस पर क्या फतवे लगाते हैं कि भाई ये तो मेंटल है, ये पागल है। और इसको जो इसका लैंड लॉर्ड है, मतलब जो जहाँ पे ये काम करता था, वो जो है इसको कहाँ पे रख देता है? जेल, मतलब पुलिस के हवाले कर देता है। और इस तरह फिर पुलिस स्टेशन में इसकी डेथ हो जाती है। सिम्बोलिज़म। सबसे पहला है द ऑफिस। सिम्बोलिज़म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इग्नोर ना किया करें। टाइटल, सिग्निफिकेंस और सिम्बोलिज़म। द ऑफिस इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस इज़ अ सिंबल ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो ये जैसे ऑफिस जो है ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है? ये जो है एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी को सिम्बलाइज विद इट्स रिजिड हायरार्की, पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड एम्बिसाइज एंड ऑफेसिव एंड प्रोडक्टिविटी। और ये इस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है कि भाई आपने अपने काम पे फोकस करना है और इम्पर्सनल रहना है, किसी के साथ रिलेशन वगैरह नहीं रखने, और आपको प्रोडक्टिव रहना होगा। तो ये जो है द ऑफिस जो है इस चीज़ को शो करता है। बहुत ही अच्छी सिम्बलाइजेशन मिली है कि ऑफिस जब आप जाते हो, और ये सच है कि इंसान जो है सब कुछ भुला देता है, अब इवन अपनी फैमिली, सब कुछ। उसका काम क्या होता है कि वो इम्पर्सनल हो जाता है। मतलब अगर आप ना भी बुलाना चाहो तो जो आपके बॉस होते हैं वो आपसे बुलवाते हैं, वो आपको कहते हैं कि भाई आपने अपने काम से काम रखना है, आपने प्रोडक्टिव रहना, आपने इम्पर्सनल रहना है, और ये रिलेशंस वगैरह इनसे जो है थोड़ा दूर रहना है, अपने काम पे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। द वॉल्स।
The walls of the office are a symbol of the barriers that separate people from each other and from the outside world. वाह, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सिम्बलाइजेशन की गई है। वॉल किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है? वॉल जो है हमेशा सेपरेशन को, मींस अलहदगी को सिम्बलाइज़ करता है। तो इसका भी मतलब यही है कि आप जो आपका कनेक्शन है वो आउटसाइड वर्ल्ड से ख़त्म होना चाहिए। आप जो है कैद हैं और इस तरह। अच्छा, इसको अगर हम दूसरी तरफ ले जाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जॉब्स वर्सेस बिज़नेस। अब जॉब में भी यही होता है कि आप एक जगह कैद हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह जो बिज़नेस है उसमें फिर भी आप आज़ाद पंछी की तरह घूम रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वॉल्स जो है ये उस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है कि आप जो है अपने आप को जो है अलहदा रखो आउटसाइड वर्ल्ड से, और आपके दिमाग पे मतलब जो वो कहेंगे आपने वो चीज़ माननी है। बार्टलवेज कोपेंग। Bartleby's job as a scrivener or copyist of legal documents is a symbol of the mindless and repetitive nature of work. In modern industrial society, Bartleby's insistence on doing only what he is told to do and nothing more is a symbol of his rebellion against this dehumanizing effect. तो ये भी सेम टू सेम इसी चीज़ को जो है मेंशन कर रहा है, जैसे अभी मैंने बात की कि बिज़नेस और जॉब की। इसमें भी यही बताया गया है कि जब ये काम करने लगता है तो इस पे दिमाग पे सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि भाई मेरा जो काम है वो क्या है, कॉपीइंग करना लीगल डॉक्यूमेंट्स की, और इसको जो हुक्म दिया जाता है वो जो है इसने वो जो है ये मतलब मानता रहता है। आखिर में ये रेबल बन जाता है। रेबल मीन्स बागी बन जाता है, ठीक है। मतलब किसके अगेंस्ट? ये जो इसके लॉयर है, जो नरेटर है, उसके अगेंस्ट। कि अगर अपने आप को इसने आज़ाद करना था तो इसने ये काम इसके लिए ज़रूरी था। लेकिन अगर देखा जाए तो ये यहाँ इस स्टोरी में आपको एक किस्म की एक साइकोलॉजी भी देखने को मिलती है। जब इसे ये कहा जाता है कि भाई अपने जॉब लीव करनी है तो उसके बावजूद ये क्या कहता है कि आई वुड प्रेफर नॉट टू लीव। मतलब ये फ्रेज़ वो बार बार यूज़ कर रहा है। The phrase I would prefer not to. This phrase, which partly repeats throughout the story, is a symbol of a passive resistance to the demands of the modern industrial society. It is a way for him to assert his autonomy and to reject the demands of his employer and of society as a whole. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सिम्बलाइजेशन की गई है। आई वुड प्रेफर नॉट टू का क्या मतलब है? ये आप मतलब जो बार बार किसी से डिमांड करते हो कि आपने ये काम करना है, ये काम नहीं करना, तो आखिर में एक बंदा थक जाता है, रेजिस्ट करने लगता है, मुज़ाहमत करने लगता है, और वो फिर क्या कहता है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, और वो क्या बन जाता है? बागी बन जाता है। किसी भी सोसाइटी या किसी भी एम्प्लॉयर के, मतलब कोई भी एम्प्लॉयर हो सकता है, ठीक है, या कुछ कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो इसने सिम्बलाइजेशन की है, शो की है, वो ये है कि it rejects the demands of the employer and of society as a whole. The dead letters. The dead letters that accumulate in the office are a symbol of the forgotten and discarded elements of modern industrial society. They represent the people and things that have been cast aside by the system and left to languish in obscurity. तो डेड लेटर्स ये भी कुछ जगह पे मेंशन किए गए हैं जो लास्ट में जो है, ठीक है। और इसको जो है इकट्ठा किया गया है एज ऑफिस में, ठीक है, जो लॉयर का ऑफिस है। और ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है? फॉरगॉटन एंड डिस्कार्डेड एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो ये इस चीज़ को जो है सिम्बलाइज़ कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारी नेक्स्ट जो है टॉपिक होगा द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर बाय एडगर एलन पो। सो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और अपने क्लास फेलो के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।